हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है तो उसके बारे में विभिन्न विद्वानों की जो राय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है, पूर्ण संघात्मक नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि इसमें एकात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, जो फीचर्स हैं, वो ज़्यादा हैं। तो फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं, हम लोग ये स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन के द्वारा कि एकात्मक जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में वो क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे जो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में पहली जो विशेषता है, डिवीजन ऑफ पावर्स इन द फेवर ऑफ सेंटर। यदि हम लोग पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो आर्टिकल नंबर 246 और सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सातवीं अनुसूची है, उसके द्वारा हो पाया है। उसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर इनके टोटल सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो सेंटर के सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा हो जाते हैं और बची हुई जो पावर्स हैं, बची हुई पावर सेंटर को दी गई है। और ये अपवाद स्वरूप है। यदि दुनिया की बाकी जो संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, संघात्मक देश हैं जहाँ पर ये व्यवस्था लागू कर रखी है, ये इस तरह के फीचर्स हैं, तो वहाँ पे ये जो बची हुई पावर है ये स्टेट्स को दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी पावर सेंटर को दी गई है। तो सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं संघ सूची में, नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, सब वो सब दे दिए गए हैं केंद्र को। राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के विषयों के ऊपर कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकती है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, वो केंद्र के दायरे में भी विशेष परिस्थितियों में आ रही है। जो कंकरेंट लिस्ट है, 52 विषय वर्तमान में उसमें है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है। लेकिन यदि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून पहले से लागू है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, यानी उसको एक किस्म से डिमोलिश नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्लॉइटेशन उसका नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के यदि हम लोग देखते हैं तो टोटल सब्जेक्ट के मामले में भी यदि टोटल हम लोग संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 62 सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट सारे सेंटर के पास चले गए हैं। तो इसमें यदि एक किस्म से मोटे तौर पे देखा जाता है तो जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका वो झुकाव है उसका केंद्र की तरफ। और हम लोग खुद इसको मान भी रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमने इंडिया सर बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हमने कर रखी है। कनाडा से जो स्रोत में जो हम लोग महत्वपूर्ण जो एक स्रोत है हमारा, विदेशी संविधानों से जो प्रावधान हमने लिए हैं, तो कनाडा से हमने लिया है शक्तिशाली केंद्र की जो व्यवस्था है। तो इसमें एक तो एकात्मक जो लक्षण है वो ये हो जाता है। सेकंड इसमें है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए टोटल 3 पावर्स हैं। आर्टिकल 352, देश में, पूरे देश में संकटकाल की स्थिति यदि हो जाती है, युद्ध हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, या देश में आर्म्ड कोई रिबेलियन टाइप कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस परिस्थिति में 352 लागू होती है। तो उसमें जो भी जो पूरी व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है, संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है। आर्टिकल 356 है, वो पर्टिकुलर स्टेट्स में लागू होती है, जो भी कंसर्निंग स्टेट होती है, जहाँ पर भी इस तरह की इमरजेंसी पावर इम्प्लीमेंट करी जाती है, जो भी ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर, जो भी गवर्नर की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर जो भेजी जाती है, सेंटर को जो रिकमेंडेशन भेजी जाती है, उसके आधार पर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो उस परिस्थिति में भी केंद्र को राइट मिल जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा ये पढ़ भी चुके हैं कि क्या उसकी परिस्थितियां रहती हैं लागू होने के बाद की। उसके अलावा 360 है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई स्थिति अगर आ जाती है, कोई वित्तीय आपातकाल की, कोई वित्तीय संकट है, इतना गहरा हो जाता है कि पूरे देश में आपातकाल लागू करना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में सारी पावर आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग जो कोटेशन है, जो एक कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो शासन कलम के एक झटके से शासन का स्वरूप परिवर्तित कर देता है।
तो ये जो कलम का एक झटका है ये होता है इमरजेंसी पावर के ऊपर जिस टाइम पे सिग्नेचर किए जाते हैं, यानी जैसे ही 352, 356, 360 के ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं तो संघात्मक व्यवस्था एकदम से एकात्मक में उसका परिवर्तन हो जाता है। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक चीजें बड़ी अलग अलग हो जाती हैं। सिद्धांत में हमने कहा कि हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई वैसे ही हमारे यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो रहा है। तो सेकंड जो विशेषता है वो है राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। ओके, थर्ड इसमें है साधारण परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों के पैदा होने के ऊपर जो राज्य सूची के विषय है, देखिए हम लोग दोबारा से एक बार थोड़ा हम लोग इसको जज कर लेते हैं। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट यानी जो संघ सूची है उसके ऊपर उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, 100 उसमें सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर कानून बनाने की जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल पार्लियामेंट के पास, जो संसद हमारी है उसके ऊपर वो बना सकती है। राज्यों को उसके रिगार्डिंग पावर नहीं है। जो राज्य सूची के विषय हैं 61 सब्जेक्ट हैं। अब ये जो 61 सब्जेक्ट हैं सामान्यकालीन परिस्थितियों में उनके ऊपर कानून बनाने का जो राइट है वो राज्यों का रहता है, लेकिन उस उन सामान्यकालीन परिस्थितियों में ही कुछ परिस्थितियां अगर जो स्पेसिफिक हैं अगर वो पैदा हो जाती हैं तो उसमें जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वो भी, जो केंद्रीय विधानमंडल है, संसद है जो, वो भी उसके यानी सेंटर को पावर मिल जाती है राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने के। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 के तहत क्या है, यदि राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर देती है कि कोई राज्य सूची का विषय, कोई भी एनी सब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट हो सकता है, उसके ऊपर अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर देती है 2/3 बहुमत से कि इसके ऊपर राज्य कानून ना बना के संसद कानून बनाए, तो उसकी परमिशन उसको संसद को मिल जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है, आर्टिकल नंबर 250, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि कोई इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट हमने किया है, कोई संधि समझौता कोई ट्रीटी हमने करी है किसी देश के साथ, कोई बायलैटरल हो सकती है, कोई मल्टीलैटरल हो सकती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में परिवर्तन किया जाना है तो उसमें सीधा जो राइट है वो पार्लियामेंट का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं वो है आर्टिकल नंबर 252। इसके तहत क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक किस्म से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई प्रस्ताव पास करके भेजते हैं, ऐसी विनती करते हैं कि हमारा ये कोई कॉमन सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम कानून बनाने के बजाय हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर संसद कानून बनाए, तो उसके ऊपर केंद्र को राइट मिल जाता है। तो और इसके अलावा जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनमें तो है ही, वो भी विशेष परिस्थितियों में क्योंकि काउंट होती है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें पीस टाइम में भी यानी कोई विदाउट इमरजेंसी के भी कानून बनाने का जो राइट है वो मिल जाता है। लेकिन जो राज्य रिक्वेस्ट करने वाला मैंने बताया आपको, वो उन्हीं राज्यों में के लिए कानून होगा जो राज्य रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो स्टेट रिक्वेस्ट नहीं कर रही है वो उनके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। ओके, तो थर्ड जो है ये एकात्मक विशेषता हो जाती है। फोर्थ नंबर पे जो है राज्यों के गवर्नरों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, यानी जो स्टेट के जो राज्यपाल हैं, देखिए राज्यपालों की नियुक्ति में और राज्यपालों को हटाने में स्टेट का कोई किसी तरह का रोल नहीं है। हाँ, राज्यपालों को काम जरूर स्टेट में करना होता है और वो संवैधानिक मुखिया होते हैं या फिर ये कह लीजिए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करते हैं। आर्टिकल नंबर 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कायम रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है। और मोर प्रैक्टिकली यदि देखें तो उसमें जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि राज्यपाल को लगाने के लिए, हटाने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो किस्म से राष्ट्रपति को बोलती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलती है। अपनी मर्जी से इसके रिगार्डिंग जो राइट्स है उसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। तो राज्यपालों को की नियुक्ति में, राज्यपालों को हटाने में, उनको ट्रांसफर करने में स्टेट की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। तो इसी हिसाब से और काम उनको राज्यों में करना होता है जा करके। और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो गवर्नर की पोस्ट के ऊपर बड़े डिस्प्यूटेड रहे हैं।
और वर्तमान में भी रिसेंटली भी जो भी एक तो स्टेट्स में बंगाल है जैसे, तो वहाँ पर इस तरह की केरला है, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक किस्म से राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रक्रिया, उसको हटाने की जो प्रक्रिया, उसको परिवर्तन करने की, उसको चेंज करने की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्यों का रोल नहीं है। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कम्प्लीटली जो है उसमें उसको उनकी चलती है। तो एक ये एकात्मक का लक्षण हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का जो अधिकार है। देखिए जो आर्टिकल नंबर 3 है उसके अधीन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या उससे अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना कर सकती है या एक राज्य को दो राज्यों में बांट सकती है। जैसे बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया, जैसे पंजाब को हरियाणा और पंजाब में जैसे बांट दिया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। अब इसमें जैसे एक यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, तो ये सेंट्रल पार्लियामेंट का एक राइट एक किस्म से है। अब इसमें जिस टाइम पे तेलंगाना की स्थापना हो रही थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से एक किस्म से निकला है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के उस टाइम पे जो एमपी थे, जो भी वहाँ के जो मंत्री थे, उन्होंने खूब कोशिश भी करी है। जो भी जैसे उस टाइम पे सत्ता में थे, उन्होंने उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनको पोलिटिकली लॉस हो रहा है, तो उन्होंने विरोध भी किया है, लेकिन उनकी चली नहीं। तो ये जो पूरा राइट है वो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनके हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। तो एक किस्म से यहाँ पर भी वो सीमाओं में वो बाउंड्रीज में परिवर्तन करने का राइट उनके पास है। तो ये भी यूनिटरी फीचर्स है एक किस्म से। नेक्स्ट इसमें है राज्यों को अपने संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। इंडिया में जिस तरह की व्यवस्था है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। वही कॉन्स्टिट्यूशन तो केंद्र सरकार को राइट देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को राइट देता है। एक ही संविधान के द्वारा राज्यों को भी संचालित किया जाता है और केंद्र को भी संचालित किया जाता है। केंद्र क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। राज्य क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। राज्यों के अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमने नहीं बना रखी है। हाँ, बहुत सारे कई कई देशों में इस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे, जैसे यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे जो भी गवर्नर है जैसे, तो गवर्नर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करवाने का, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का उसकी एक ड्यूटी बनती है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी विशेषता जो है वो यूनिटरी फॉर्म की हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी राज्यसभा में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य को ज़्यादा सीटें दी गई हैं। अब ये जो व्यवस्था है, इसमें भी बहुत बार एक ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, इसको एक पेश बनाया जाता है क्रिटिसिज्म के लिए, कि ये व्यवस्था समानता पर आधारित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या को आप इस बेस नहीं मान सकते हैं। अब जैसे यूएसए में है, वहाँ का जो वहाँ का जो अपर हाउस है वो सीनेट है। अब सीनेट में वहाँ पे व्यवस्था क्या उन्होंने कर रखी है, टोटल वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। हर राज्य से दो दो डेलीगेट आते हैं वहाँ पे, जो उनका ऊपरी सदन है, जो राज्यसभा के बराबर का जो इक्विवेलेंट जो हाउस है उनका यूएसए में, तो वहाँ पे हर राज्य से दो दो डेलीगेट आते हैं। तो टोटल उसकी जो सदस्य संख्या है वो 100 हो जाती है, यानी 50 राज्य हैं, तो 100 हो जाते हैं मेंबर। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश से 31 सीट्स उनको दी गई हैं, लेकिन हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें दी गई, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। जो बड़े राज्य हैं, जो जनसंख्या घनत्व जहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, तो वहाँ पर सीटें ज़्यादा हो रही हैं और उनकी चलती है। तो एक किस्म से ये असमान प्रतिनिधित्व जो है, ये संघात्मक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो इसमें समानता का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता। देखिए जो दोहरी नागरिकता, जहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, ऑलमोस्ट कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ये भी अपवाद स्वरूप एक आप कह लीजिए। अब इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है और इंग्लैंड में इकहरी नागरिकता है।
अब हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी इकहरी नागरिकता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता का अगर मैं यूएसए का थोड़ा सा और अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो वहां पर क्योंकि स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट हुआ था 13 राज्यों के बीच में, तो राज्यों के नागरिक ऑलरेडी थे, जो भी जैसे लोग थे, तो वो राज्यों के नागरिक तो थे ही। जैसे ही संघ वहां पर बन गया तो वो देश के भी नागरिक हो गए। तो इस वजह से वहां पे दोहरी नागरिकता का जो ये पूरा फॉर्मूला है, ये जो पूरा ट्रेंड है, ये चल पड़ा। तो वर्तमान में भी वहां पे दोहरी नागरिकता का, ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। लेकिन हमारे यहाँ पर भारत की नागरिकता ही सबको प्रदान करी जाती है और एक ही नागरिकता नागरिकों को दी जाती है। तो ये जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये एकात्मक विशेषता का फीचर माना जाता है, जो हमारे यहाँ पर है। तो एक विशेषता ये हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें है संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र की अधिक शक्तियां या संघ की अधिक शक्तियां। अब जो 3 तरीके से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है। दूसरे तरीके में संसद जो 2/3 बहुमत है, उससे संशोधन कर देती है। तीसरे तरीके में क्या होता है? तीसरे तरीके में 2/3 बहुमत से और प्लस 50% स्टेट की जो असेंबलीज है, उसको उनकी सहमति से संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, तीसरे तरीके में स्टेट से पूछने की नौबत आ रही है। हाँ, राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में राज्यों से जुड़े जो एमपी हैं वो होते हैं बाकायदा। उनकी भी जो राय, उनकी परमिशन से ही चीजें, उनके बहुमत से ही चीजें पास हो पाती हैं। लेकिन इनिशियल जो एक प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके रिगार्डिंग जो राइट है, वो राज्यों के पास नहीं है। यदि भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में परिवर्तन करना है, तो राज्य पहल नहीं कर सकते हैं। उसमें जो अधिक पावर जो मिली हुई, पहल भी केंद्र कर सकता है। और उसमें यदि हम लोग कंपैरेटिवली देखें, तो ज्यादा जो पावर है वो संघ के पास है, केंद्र के पास है। ओके, नेक्स्ट इसमें है भारतीय संघ में केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र। वर्तमान में भी जो 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है, और इन यूनियन टेरिटरीज में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ऑफिशियल जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है वो किसी हिसाब से काम करेगा, वहां पर जो प्रशासन है वो किसी हिसाब से चलेगा। तो ये राष्ट्रपति पूरा कंट्रोल करता है। और प्रैक्टिकली आप कह लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनको कईयों में प्रशासक की व्यवस्था है, कईयों में एलजी की व्यवस्था है। और इसमें सेंट्रल स्टेट की अलग से एक किस्म से फिर लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं, जैसा पुदुचेरी में देखने को मिला, या जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और एलजी की जो पूरी एक एक किस्म से फाइट है, पावर ऑफ स्ट्रगल कह लीजिए आप। तो इन प्रदेशों का जो प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है, उसमें भी केंद्र की ही चल रही है, केंद्र के ही रूल फॉलो होते हैं। उसमें अलग से कोई इनको कोई ऑटोनॉमी नहीं है इस हिसाब से, जैसे स्टेट्स के पास है। और कई एक दो जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से कंप्लीट स्टेट की डिमांड भी हो रही है, जैसे दिल्ली से फुल राज्य की, यानी पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो हो रही है। तो ये भी यूनिटरी फॉर्म का ही एक फीचर है। ओके, नेक्स्ट इसमें है आर्थिक दृष्टि से राज्यों का केंद्र पर निर्भर होना, यानी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो भी केंद्र के ऊपर है राज्यों की। और इस बात के ऊपर सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है, या जो मेन टेंशंस हैं सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के बीच में, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो फाइनेंशियल ही है, वित्तीय ही मुद्दा है। और लगभग ये देखा गया है कि राज्यों की तरफ से जैसी जितनी डिमांड करी जाती है, तो उतना पैसा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, उसमें भी जिन राजनीतिक दलों की सरकारें, जिन फेवरेबल राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं स्टेट्स में, उनको ज़्यादा डोनेशन देती है केंद्र सरकार। जहाँ पर एंटी पार्टीज की सरकारें होती है, वहाँ पर कम दिया जाता है। तो इस तरह की जो पूरी एक ये जो पूरी व्यवस्था है, ये भी किस्म से संदेह के दायरे में है। तो राज्यों के ऊपर, राज्यों की जो केंद्र के ऊपर जो आर्थिक तौर पर जो निर्भरता है, वो भी एकात्मक का ही एक फीचर कह लीजिए आप। नीति आयोग पर केंद्र का प्रभुत्व है, प्लानिंग के रिगार्डिंग प्लानिंग कमीशन के को रिप्लेस करके ये एक किस्म से ये बनाया गया है, आपका नीति आयोग की स्थापना करी गई है। जो इसका ओवरऑल जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी उनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें हो रहती हैं। उसके अलावा जो जैसे अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं,
तो वह भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, उसमें स्टेट्स की कोई उनको लगाने में कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है। जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करी जाती है उनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है। हाँ, जो भी जैसे इसमें मुख्यमंत्री जो है सदस्य होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल है उसमें, लेकिन इसकी जो मेन सुप्रीमेसी है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उनके प्रेजेंस में ही चीज़ें क्लियर होती हैं। वो जो जैसा चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहती है, सेंट्रल मिनिस्टर्स जैसा चाहते हैं, तो वैसा ही नीति आयोग में फैसले होते हैं। तो यह भी यानी आर्थिक तौर पर जो प्लानिंग की जो व्यवस्था है, योजनाओं की जो इम्प्लीमेंटेशन की जो व्यवस्था है, तो उसमें भी एकात्मक जो लक्षण है वो नीति आयोग की वजह से है। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किए गए बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। यानी अगर स्टेट्स की जो भी असेंबलीज है वहां पर कोई बिल चला हुआ है, अगर उस बिल को रोकना है, अगर उस बिल को डिले करना है, पास होने से उसको एक किस्म से रोकना है, तो राज्यपाल से वो बिल जो है वो सेंटर में मंगवाया जा सकता है राष्ट्रपति की परमिशन के लिए। अब उसमें क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति उसके ऊपर कितने दिनों में जो है अंतिम फैसला लेगा, उसको रोका जा सकता है, लंबे टाइम तक उसको रोका जा सकता है और उसको विटो किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो है ये यूनिटरी यूनिटरी फीचर है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है संघीय सशस्त्र सेनाओं को राज्यों में भेजना। अब इसमें क्या है, जो डिप्लॉयमेंट रहती है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज की, तो बहुत बार ये रहता है कि स्टेट लेवल पर जो किस्म से इंटरनल सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं, तो उसकी बड़ी दिक्कत रहती है। तो उनको संभालने के लिए, उनको कंट्रोलिंग के लिए बहुत बार सेंटर की तरफ से जो सीआरपीएफ वगैरह, जो सीआईएसएफ वगैरह जो भेजी जाती है, तो उसके ऊपर राज्यों की लगातार ये आपत्ति रही है कि केंद्र सरकार बहुत बार उनके परमिशन के बिना भेज रही है, क्योंकि वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भेजी जा रही हैं, तो उसके द्वारा उनके ऊपर कंट्रोलिंग रखी जा रही है। तो ये फीचर्स भी एकात्मक वाला बन जाता है यहाँ पे। इसके अलावा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी में व्यवस्था क्या हमने बना रखी है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट्स हैं और उसके जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं। तो इसमें पूरी की पूरी जो एक किस्म से जो आदेशों की जो पालना होती है, यानी जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो कंट्रोलिंग होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही होती है। तो देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश के जो हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्टों के ऊपर भी अपना एक नियंत्रण रखता है। तो इसको भी एकात्मकता का एक किस्म से एक सिंबल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाता है, राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय सरकार का आदेश मानना आवश्यक है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में ही चीजें लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 256 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य को अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका प्रयोग इस प्रकार से करना होगा कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट के बनाए गए कानून है उनका पालन हो सके। यानी कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता राज्यों की तरफ से जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट होने से रोकता हो। ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े बिल लगा लीजिए या फिर अन्य सब्जेक्ट से जुड़े लगा लीजिए, राज्यों को रोकने का कोई किसी तरह का राइट उसमें नहीं है। आर्टिकल नंबर 257 के अकॉर्डिंग राज्य सरकारें, ये देखिए ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है पर्टिकुलर, उनको भी अलग से एक आदेश है, अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेंगे जिससे केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों में कोई बाधा ना पड़े। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, अब क्योंकि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई प्रयास नहीं करने होंगे, और ऐसा अगर प्रयास किया जाएगा तो संविधान के विरुद्ध उसको माना जाएगा। ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये वास्तविक संघात्मक व्यवस्था नहीं हो जाती है। ठीक है। कुछ अन्य एकात्मक लक्षण हैं, अब उसमें क्योंकि ज्यादा हम लोग नहीं ले रहे हैं, उसमें जैसे इलेक्शन कमीशन का एक फीचर बनता है। जो इलेक्शन कमीशन की पूरी व्यवस्था है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही जो व्यक्ति हैं वो चूज किए जाते हैं, उनकी कंट्रोलिंग में रहते हैं। जो वर्किंग है इलेक्शन कमीशन की उसमें राज्यों का रोल नहीं है ज़्यादा सा कोई।
इसके अलावा जैसे यदि हम लोग देखें तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, तो इन अधिकारियों को क्योंकि यूपीएससी एग्जाम लेती है, उनको किस्म से ट्रेनिंग अलग-अलग जगहों पर दिलाई जाती है, उसके बाद काडर उनको अलॉट किए जाते हैं और उनकी जो कंट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं। यदि हम लोग आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें, तो जो होम मिनिस्ट्री है, तो उसके अंडर में आते हैं। यदि हम लोग आईएएस की बात करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, कार्मिक मंत्रालय उसको कहा जाता है, तो उसके अंडर में आते हैं। लेकिन इनको काम कहाँ करना होता है, जाके राज्यों में करना होता है। तो राज्यों की लगातार ये आपत्ति भी रही है और इन अधिकारियों के ऊपर भी सेंट्रल स्टेट के बीच में डिबेट रही है कि ये जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर एक किस्म से अपना दबाव बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि राज्यों को इनके रिगार्डिंग ज़्यादा सा एक्शन लेने के राइट्स नहीं है। वो ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं। वो ज़्यादा जो बड़े जो एक किस्म से विभागीय जो कार्यवाही है, वो राज्य इन अधिकारियों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो एकात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान की हो जाती हैं। तो अंत में हम लोग यही कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, उसमें संघात्मक विशेषताएं भी हैं और एकात्मक विशेषताएं भी हैं। तो हम लोग पूर्ण तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि यह संघात्मक है, तो ना ये कह सकते हैं कि ये एकात्मक है। तो हम लोगों को का जो एक पूरा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जो भारतीय जो संघवाद है, वो संघात्मक और जो एकात्मक है, उनका मिला जुला एक रूप है। भारतीय जो संविधान में विशेषताएं जो हैं, वो संघात्मक की भी हैं और एकात्मक की भी हैं। तो संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप जो है वो भारत का संविधान है, या जो एक अलग तरीके का की संघात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। ओके, थैंक यू।